नमस्कार साथियों, मैं जीके कौशल आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री आज क्लास में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आप लोग अच्छे होंगे ये हम उम्मीद करते हैं और हम भी एकदम बढ़िया चकाचक मस्त हैं और आप सभी की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैथ की हो या साइंस की हो, और बस कुछ ही दिनों में आप लोगों की जो क्लास है वो हिस्ट्री की भी जो हम लेकर बस जल्द ही आ रहे हैं, और इसके बाद में हिंदी की भी आप लोगों के प्रैक्टिस जो रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये कि आपकी जो संपूर्ण जो तैयारी है इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट के साथ में जो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जी हाँ, आप लोग शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और अपना जो होमवर्क जो दिया जाता है यहाँ से उसको अपना एक नोट्स जो है अपना जरूर बनाइए। और हम बेजोड़ बेतरीके विभाग एकदम जोश के एकदम साथ और प्रैक्टिस के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से आपकी जो तैयारी हो बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन कंटेंट के साथ में जरूर उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा आपसे जो है वादा रहा। तो यदि आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप निस्संदेह होकर के आप इस चैनल पर जो है बनिए और एक चैनल को पकड़िए आप, और अपनी तैयारी को, अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कीजिए और बेहतरीन कंटेंट के साथ में आप अपने आप को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो आइए हम करते हैं अपनी क्लास शुरुआत, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पहला जो अध्याय है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। आज लेक्चर नंबर भाग नंबर आज हम 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम भाग नंबर 2 तक वहां पर जो है पहुंच चुके हैं, और यदि आपने उसको नहीं देखा तो जाकर के आप लोग जो है लिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, उसको आप लोग जो है जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए हम अपनी क्लास की जो है करते हैं शुरुआत, और शुरुआत हमेशा शुरुआत से ही होती है। तो आइए कुछ शेर व शायरी आपको सुनाते हैं और फिर हम करते हैं क्लास की शुरुआत, ठीक है। कहते हैं कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने ये पूछा, कितना प्यार करते हो जब हमने ये उनसे पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। तो आइए इसी जवाब के साथ हम करते हैं अपनी जवाब की शुरुआत, ठीक है। तो आइए साथियों, देखिए हम लोग कहाँ पर थे, क्योंकि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ रहे थे। देखिए ये देखिए हमारा जो अगला जो टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है उभय अपघटन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने विद्युत पढ़े थे, और इसके बाद में फिर इसका जो है इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी के नाम से जानते हैं इसको, उभय अपघटन को। और इसके आपको ये एग्जाम्पल थे, ये था। इसके बाद में फिर हम जो है अगला हमारा था ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट जो पूरे पढ़े थे, ठीक है। हमने यहाँ तक जो वीडियो है, जो थ्योरी वाला जो सेशन है, हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने अगले जो है थ्योरी पर। तो अगला जो हमारा आता है वो आता है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए, ऊष्मा के परिवर्तन के आधार पर जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं इसको निम्नलिखित 2 प्रकार के रूपों में इसको बांटा गया है, विभाजित किया गया। यह हम लोग उसकी 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभी ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, ऊष्मा शोषी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है प्यार से, बढ़िया से और एकदम आसान भाषा में यहाँ पर समझेंगे। देखिए पहला हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं जिसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं उभय रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये कौन सी बला है, नहीं समझ में आया, आपको हम समझाते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं, अब यहाँ पर समझिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी भी पदार्थ से जहां से ऊष्मा निकलती है
और अलग हो जाती है। नहीं, ऊष्मा निकलने के बाद में चाहे ऊष्मा निकले या वहां से ऊर्जा निकले, ठीक है, ऊष्मा निकले या ऊर्जा निकले, वहां से ऊष्मा या ऊर्जा निकले वहां से उस पदार्थ से मुक्त हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जब जलता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा जब निकलती है तो ऊष्मा जो क्या है अब लकड़ी से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी अभिक्रिया को ही जो है हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, यानी ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं जिनमें से ऊष्मा निर्मुक्त होती है एवं ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इनमें ऊष्मा की मात्रा उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर सामने खड़े हैं, तो इधर वाला हमारा पदार्थ होता है, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक। और ये वाला जो हमारा जो पोर्शन होता है, ये तीर के बाद में, ये तीर है, तीर के बाद में जो ये तीर के बाद में जो इधर होता है, इस चीज को बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पाद कह रहा है कि ऊष्मा की जो मात्रा होती है उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर धन चिन्ह के साथ यहाँ पर हम दर्शाते हैं, धन चिन्ह के साथ में क्या दर्शाते हैं, तो यहाँ से ऊष्मा क्या है, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें या कैलोरी कहें, ठीक, ऊर्जा में कैलोरी होती है, तो यहाँ से अब इससे क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, निकल रही है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मा की मात्रा जो उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ में हम यहाँ पर जो है दर्शाते हैं। तो उत्पाद जो होते हैं ये हमेशा आपके दाएं तरफ, जैसे हम यहाँ सामने खड़े हैं, ये इधर को वाला जो हमारा साइड जो होता है ये दाहिना हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। तो अभिकारक हमेशा आपके बाएं यानी इस साइड में आपके होता है अभिकारक, और उत्पाद जो होता है हमेशा आपके दाएं साइड यानी इस साइड में होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्पाद जो समीकरण होता है, उत्पाद हमेशा होता है समीकरण के दाहिने बाएं या दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, तो उत्पाद हमेशा समीकरण के हमेशा दाहिने होता है, नहीं हमेशा इस साइड में होता है, इस साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊष्मा जो निर्मुक्त हो रही है, निकल रही है, उसी चीज को यहाँ पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन आपका है, तो कार्बन के साथ में जब हम ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं यानी रिएक्शन जब कराते हैं, दो चीज आपस में जब कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन आपका ये ठोस है, एक पदार्थ हो गया, और जब ये और ये आपस में कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जी मतलब होता है गैस, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिनमें से 97 किलो कैलोरी क्या हो जाती है, ऊर्जा आपकी मुक्त होती है, निकलती है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ से कि ऊष्मा क्या होती है इसमें से निकलती है। जैसे इसको हम रफ करके कुछ और बता दे रहा हूँ, ठीक है, इतनी आसान नहीं आई आपको। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि जो प्राकृतिक जो गैस मतलब प्राकृतिक जो गैस होते हैं, मान लीजिए जो प्राकृतिक जो आपके जो गैस हैं, जैसे अब आपको यहाँ बताया था, जैसे ऊष्मा यहाँ बताया था, मक्खी और परेशान की है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए ऊष्मा जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, जैसे लकड़ी का जलना, ठीक, कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सब क्या है, ये सब ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। जैसे आपका मान लीजिए कि जो है प्राकृतिक, मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक गैस का जो दहन हो यानी मीथेन का जलना, ठीक है, मीथेन का जलना। अब इसे मान लीजिए कि मीथेन का जो सूत्र है वो होता CH4, और जलना नहीं, ऑक्सीजन में जलेगा, कोई भी चीज होगा जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा नहीं, और जब ऑक्सीजन मिले तो मान लीजिए अभी आप माचिस की तीली लीजिए, उसको जलाइए, एकदम इसको बंद कर दीजिए, बुझ जाएगा,
जलेगा नहीं। और जब उसको ऐसे हवा ज़्यादा हवा चलेगा तो बुझेगा तो है ही, पर उसको मतलब ऑक्सीजन मिलना चाहिए, मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। वही चीज़ है कि मीथेन जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ में जिसको जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर CO2 बनता है, यानी C निकल करके और यहाँ पर जा करके कार्बन से मिल गया तो C2 हो गया, और उसके बाद में यहाँ से 2H2O यहाँ पर अलग हो जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, यानी मीथेन के साथ में जब ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो कार्बन से गैस बनता है, और यहाँ से जल बनता है, और यहाँ से बनकर निकलता क्या है, ऊष्मा जो है अलग हो जाती है। तो वही चीज़ है कि जो ऊष्मा छिपी जो विकिरणाएं होती हैं, इनमें से जो है ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, निकलती है। वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊष्मा छिपी विक्रियाएं वे रासायनिक विक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा छिपी विक्रियाएं कहलाती हैं। तो जिस भी पदार्थ में ऊष्मा निकल रही हो, मुक्त हो रही है, उसी को हम ऊष्मा छिपी विक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर हम चलते हैं अपने अगले हाँ चीज़ और बता दूँ कि जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इसी में एक तो आपका ये एग्जांपल हो गया। दूसरा आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि मान लीजिए कि जो है अम्ल को पानी में मिलाने पर, अब जब हम लोग को पानी में मिलाते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पर यदि पानी हम लोग को पानी में मिलाएं और मिलाना, और उसके साथ में क्या मिलाना है, हम जब जो है हम सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, H2SO4, और इसी को हम जो है अम्ल राजा भी बोलते हैं। ठीक है, अम्लों का राजा H2SO4 जो है कहलाता है अम्लों का राजा। तो मिलाने पर जब इसको हम लोग को पानी में मिलाते हैं और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक जो है क्या मिलाने पर क्या होता है, एक तीव्र ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, जब इसको हम मिलाते हैं तो इसमें जो है इसमें एक तीव्र ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उसमें जो है क्या हो जाती है, एक ऊष्मा तीव्र निकलती है। जब हम लोग को पानी में मिलाने पर और सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें डालते हैं तो इसमें एक ऊष्मा निकलती, तीव्र ऊष्मा निकलती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ से हम लोग को पानी मिलाए और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया तो यहाँ से ऊष्मा जो होती है वो अलग हो जाती है, यानी ऊष्मा जो इस पदार्थ से क्या होती है, निर्मुक्त हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा छिपी विक्रिया कहते हैं। तो आपको सिंपल सा पेपर में आपको ये पे लिख देना है। अगर आएगा कि ऊष्मा छिपी विक्रिया क्या है तो यहाँ पर हेडिंग डालिए कि ऊष्मा छिपी विक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती। बहुत छोटा सा आपको लिखवाए हैं, ऊष्मा छिपी विक्रिया कहलाती हैं। जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, दूसरा ये वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, और तीसरा आप लिख दीजिए कि पानी को अम्ल को पानी में मिलाने पर फिर डैश लगा करके सल्फ्यूरिक अम्ल जब H2O4 इसमें मिलाते हैं तो इसमें तीव्र ऊष्मा निकलती है। बस हो गया। अगला और देना चाहें तो दे दीजिए लकड़ी का जलना, कागज का जलना, प्राकृतिक गैस का दहन जैसे मीथेन का जलना। इसको लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल दे दीजिए। तो ये 3-4 आपके एग्जाम्पल हो गए ऊष्मा छिपी से संबंधित, तो आप इसको वहाँ पर जो है लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। चलिए आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो इंडो जो थर्मिक जो रिएक्शन होते हैं इसको क्या कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। वो था ऊष्मा छिपी और ये कहा कि ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का सोखना। जैसे आप वो ले लीजिए, क्या नाम है, सोखा ले लीजिए। पानी को डालिए तो क्या कर रहा है, उस पानी को क्या सोख रहा है कि नहीं सोख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा कि नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब अपने में ऑब्जर्व करता है। जब नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ये पेट्रो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ये नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को
जो दोनों के जो मिश्रण को मिलाने के बाद में जब उसको उच्च ताप पर यानी अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। जैसे ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये जब नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन के साथ में जब हम मिश्रण कराते हैं यानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और यहाँ से 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाती है और अगर इसी को ऑब्जर्व अगर हम कराएं यहाँ पर ऑब्जर्व कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब जब मिलाते हैं तो 45 किलोग्राम क्या हो जाता है वो अपन में अवशोषित कर यहाँ से निर्मुक्त हो रही है। और अगर हमको अवशोषित कराएं तो ये जो है तो अगर निकल रही है तो ये आपका इधर दर्शाएंगे और अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो आपको हम इधर दर्शाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर इतने जो है ये यहाँ से अवशोषण इसका हो रहा है और यहाँ पर N और O मिला करके NO बन गया जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का भैया फार्मूला ये होता है और N के 2 अणु यहाँ भी हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ पे हैं, 2 से मैंने यहाँ पर गुणा करा दिया तो 2 N यहाँ भी हो गए, 2 O यहाँ भी हो गए, यानी इसके और इसके बैलेंस क्या है, बैलेंस आपके बराबर हो गए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जैसे कार्बन गंधक के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CH2 बनाती है तथा 20,000 किलो कैलोरी की ऊर्जा अवशोषित होती है। तो यहाँ से यदि आप कार्बन और गंधक के साथ क्रिया करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ से 20 किलो कैलोरी की जो ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, अवशोषित होती है, इसको अवशोषित करता है। जैसे कार्बन हो गया और आपका ये गंधक सल्फर हो गया, सल्फर को गंधक बोलते हैं। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर CH2 यानी कार्बन और सल्फाइड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों को मिला करके कार्बन और सल्फाइड बनता है और यहाँ से 20,000 जो कैलोरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या हो जाता है, अवशोषित होता है। तो इसका ये एग्जाम्पल आपका ऊष्मा शोषी का यहाँ पर जो एग्जाम्पल था। इसका अगर और आप एग्जाम्पल देना चाहें तो यहाँ पर हम आपको 2-3 एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पर इसको जो है आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, एक आप ये भी दे दीजिए, पहला ये दे दीजिए, ठीक है। हाँ, पहला ये दे दीजिए, दूसरा ये दे दीजिए और तीसरा आपका ये दे दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, तीसरा दे दीजिए प्रकाश संश्लेषण। आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बताइए प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो भैया प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो ऊष्मा शोषी है। कैसे कि प्रकाश संश्लेषण पौधे जो होते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक। जो एक प्रमुख ऊष्मा शोषी है, यहाँ पर लिखिए जो एक प्रमुख ऊष्मा शोषी, ठीक है। यहाँ पर ये ऊष्मा जो एक प्रमुख ऊष्मा शोषी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर तीसरा की प्रकाश संश्लेषण, आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि पौधे सूर्य की प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं, खींचते हैं और उसी से अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जो सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित कर रहा हो उसी को बोलते हैं ऊष्मा शोषी क्रिया, ठीक है। और इसी से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो एक क्या है, एक प्रमुख ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। ये चीज आप वहां पर जो है कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर अगर और यहाँ पर देना चाहें तो यहाँ पर और एक तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर अगले में जगह नहीं है, नहीं हम आपको यहाँ पर, चलो इसको हम रफ कर दें, ठीक है। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं और यहाँ पर तीसरा हो गया, चौथा हम आपको बता रहे हैं और यहीं पर चलिए देखिएगा। फिर अगला कैल्शियम, पांचवा कर लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जैसे चूना पत्थर को गर्म करने पर, अब से मान लीजिए कि ये आपका हो गया CO3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन ऑक्साइड और यहाँ से CO2 अलग निकल जाए। यानी यहाँ से कहेंगे मतलब कि आपका यहाँ से कार्बन और एक ऑक्सीजन इसके सामने में कार्बन ऑक्साइड बन गया और एक C, ठीक है, C बचा, कार्बन बचा और यहाँ से 2 ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ C अलग हो गया। अब यहीं पर क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन होता है चूना पत्थर को गर्म करने पर, क्या हो जाता है कि ये जो है यहाँ पर ये होते हैं, तो एक आपका एक ये भी है अवशोषित होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी में क्या हो जाता है कि सबसे बेस्ट, इससे भी बेस्ट आप यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आगे ऊष्माशोषी का कोई एक उदाहरण दीजिए, एक दो उदाहरण दीजिए, तो आपको एक तो आपको पहले बताए हैं वो वाला उदाहरण दे दीजिए, एक ये आप दे दीजिए, एक ये आप उदाहरण दे दीजिए, या आप इसको दे सकते हैं, ये भी आप उदाहरण दे दीजिए, और या तो आप उदाहरण दे दीजिए कि कह दीजिए कि बर्फ का पिघलना। अब क्वेश्चन आएगा कि बर्फ का पिघलना ये किस प्रकार की विक्रिया है, ये ऊष्माशोषी विक्रिया है। ऊष्मा छिपी मत लगाइएगा, क्यों, जो बर्फ जो होता है ऊष्मा को अपने अंदर क्या करता है, खींचता है, ऑब्जर्व करता है। तो जब वो ऊष्मा को अपने अंदर खींचेगा बर्फ में, तो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघलेगी। तो वही चीज है कि बर्फ का पिघलना किस प्रकार की विक्रिया है भैया, बर्फ का पिघलना ऊष्माशोषी विक्रिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये तो हो गया था, हाँ ये तो ये अगला आता है कि ऑक्सीकरण या उपचयन। हाँ, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, यानी जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया है ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जो जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण के बारे में बात करेंगे। तो भैया जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो यदि पेपर में आपको ऑक्सीकरण आए या उपचयन आए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों चीजें एक ही हैं, बस उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 2 नाम होता है, घर का नाम कुछ और, स्कूल का कुछ और नाम होता है, उसी व्यक्ति एक ही होता है। सेम उसी प्रकार से ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको ऑक्सीडेशन के नाम से हम जानते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ऑक्सीडेशन में, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब किसी भी पदार्थ में जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, आप ऐसा समझो। दूसरा, इसकी खासियत क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक हो जाना। पृथक का मतलब होता है निकलना, अलग हो जाना। तो किसी पदार्थ में चाहे ऑक्सीजन जुड़े यानी योग हो, या उस पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग हो जाना, हाइड्रोजन अलग निकल जाना, दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण ही होता है। दूसरी खासियत यह है। तीसरी खासियत क्या है, तीसरे बिंदु में आप ये समझे
यानी इसके गुण जान लो, विशेषता कुछ भी इसको मान लो, ठीक है। तो तीसरे बिंदु पर हम क्या समझेंगे कि पदार्थ के जो ऋण विद्युत अवयव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में क्या हो जाती है, ऋण विद्युत अवयव में वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि कैसे होती है, ऋण विद्युत अवयव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका सोडियम और ये आपका हो गया क्लोरीन। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। तो इसको जो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शाओगे तो 2, 8 और 7, तो 8 2 10, सॉरी 8 2 10 और 1 11, ठीक है, ये आपका 11 होता है। और क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 और 7। नहीं, आप भी समझे यहाँ पर ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, यानी इसको कक्षा को ऑर्बिटल भी बोलते हैं। यानी पहली क्लास में, यानी पहले एक डिब्बा है, अब ऐसा समझो कि पहले डिब्बे में मात्र 2 लोग बैठ सकते हैं, दूसरे डिब्बे में 8 लोग बैठ सकते हैं, तीसरे डिब्बे में भी 8 लोग बैठ सकते हैं। तो इसके पास है 11 लोग, तो पहले में 2 लोग बैठेंगे, जगह 2 ही की बैठने की है, जो बचेंगे दूसरे में निकल जाएंगे, दूसरे में भी 8 फुल हो गए, तो अब वो तीसरे में निकल गए, ठीक है। उसी प्रकार से पहले में तो, दूसरे में 8 और अंत में। तो यहां से क्या होता है कि यहां से देखो, तो पहले देखो यहाँ पर 8 पूरा करने के लिए, चूंकि अंत में 8 होना चाहिए, अगर 8 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा आप कि 8 अगर नहीं है तो इसके पास में है कितना, इसके पास में है 8। अब अच्छा 8 पूरा करने के लिए या तो 7 किसी से उधार लेगा तब 8 पूरा होगा, या तो 1 दे देगा। तो 7 लेने से अच्छा है कि 1 दे दो। जो देने वाला होता है हमेशा वो पॉजिटिव में होता है। और हम पेन को चेंज कर लें, और यहाँ पर क्लोरीन जो होता है, यहाँ पर 7 देने से अच्छा 1 किसी से उधार ले लिया जाए। तो ये जब 1 ले लेता है तो ये हमेशा माइनस में हो जाता है, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का एक रूल होता है कि जब एक प्लस एक माइनस, कोई 2 पदार्थ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब मिलते हैं तो आपस में एक नई चीज का निर्माण करते हैं। तो ये एक प्लस का, ये एक माइनस का आपस में जब मिले तो सोडियम मिला, क्लोरीन मिला, तो सोडियम क्लोरीन मिल करके और एक लवण का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। तो यही चीज, वही चीज कह रहा है कि किसी भी पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में, ऋण विद्युत अवयव में जो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखो इसमें एक की वृद्धि हो कि नहीं हुई, जब इसमें 1 की वृद्धि हुई तो यहाँ पर 1 माइनस का चार्ज लगा, इन्होंने 1 यहाँ पर लिया, तो हमेशा लेने वाला हमेशा कर्जदार होता है, इसलिए यहाँ पर लग गया माइनस। तो ये 2 8 और 8, अब इनको यहाँ पर दर्शाओगे और यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो माइनस लगाने से मतलब ये होगा कि इन्होंने 1 उधार लिया है, तो जब 1 उधार लिया है तो इनमें 1 क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई। तो वही चीज है कि यहाँ पर पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला हम समझेंगे कि वह अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, परमाणु अणु हो गए या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। इलेक्ट्रॉन पृथक मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हो रही है, त्याग के उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो पहली बात भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। पहली बात परिभाषा है तो हम लिख दीजिए कि वह अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक यानी अलग होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं, या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन जब मिला, क्या है कि ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ तो ये जो है क्या SO2 बन गया, हाँ, सल्फर ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन में जब ऑक्सीजन मिला तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन का योग हो और चाहे हाइड्रोजन का निकल जाना, यहाँ से कोई हाइड्रोजन अगर कोई आए तो हाइड्रोजन अलग हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिला तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जब योग हुआ तो क्या बन गया, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इस प्रकार की क्रिया है भैया ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर दे देगा, जैसे मान लीजिए पेपर आपको दे दिया CO2 और CO2, अब वहां पर दे दीजिए, बताइए कि ये किस प्रकार की विक्रिया है, ऑक्सीकरण है या जो है ऑक्सीकरण है या अपचयन विक्रिया है। तो आप क्या बताओगे, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा और चाहे ऑक्सीजन का योग हो चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके और अलग हो, केवल वो अलग बनाए,
यहाँ पर वो अलग हो जाए अगर हाइड्रोजन होता है तो वहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो है ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो चाहे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिले, भले ही हाइड्रोजन है पर ये सब मिल तो रहा है, तो यहाँ जब मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोलते हैं पानी का सूत्र, तो ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर के पानी बनाते हैं। तो जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन निकल जाता है उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे, चलिए अगला। अब ऑक्सीकरण के गुण क्या क्या होते हैं भैया, वही चीज बताए हैं। इलेक्ट्रॉनों का नुकसान, भैया इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा, क्यों, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब कमी हो तो नुकसान हो कि नहीं हुआ, वही चीज है कि इलेक्ट्रॉनों का नुकसान, किसी तत्व यौगिक या अणु का इलेक्ट्रॉनों को खोना मतलब पृथक हो जाना, अलग हो जाना, इलेक्ट्रॉनों का खोना, तो पहला तो गुण आपका ये हो गया। दूसरा ऑक्सीजन का जुड़ना यानी योग होना किसी पदार्थ के साथ, जब ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, योग होता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती। तो दूसरा आपका गुण ये हो गया। जैसे कॉपर के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये तो कॉपर ऑक्साइड बना कि नहीं बना, तो वही चीज है कि ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो वहां पर ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। ठीक। दूसरा हाइड्रोजन का हटना यानी किसी पदार्थ हट जाना, अलग हो जाना, किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन का निकल जाना या हट जाना वो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका Zn और H2SO4 था, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब Zn को और हम हाइड्रोजन अलग होगा, तो यहाँ पर देखो लिखा नहीं, यहाँ पर हम लिख दें कि हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो Zn जा करके और SO4 से मिल गया, तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया, और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया, नहीं हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, नहीं हाइड्रोजन का पृथक्करण हो गया। तो इसी को क्या है, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या हम यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ये गुण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपका, ये आपका जो थ्योरियोलॉजी जो सेक्शन है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही से आपका समाप्त होता है। फिर आइए हम अगले पर बात करते हैं। फिर अगला आता है कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक को ही क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीकारक को ही हम अपचायक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीकारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या उसे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकारक स्वयं में क्या हो जाता है, स्वयं में अपचयित हो जाता है, उसी को हम ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ कहते हैं। नहीं समझ में आया, इसको हमने बहुत सरल भाषा में यहाँ पर लिखा है कि जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है, मतलब दूसरे पदार्थों क्या करता है, ऑक्सीकृत कर लेता है और खुद अपने में अपचित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक है। तो आप एक लाइन में आप उत्तर अगर लिखना चाहें तो आप इसको जो आप एक लाइन में उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसकी कुछ और गुण हम समझ लेते हैं। जैसे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन क्या कर छीन लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। तो इसकी जो वहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीकरण था उसमें इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण, तो इसमें उसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा था और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, यानी छीना जा रहा है, पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, अलग हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या में कमी, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, वहां पर वृद्धि हो रही थी, और स्वयं की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। और यहाँ इसकी जो कमी जब होगी तो जाहिर सी बात है, जब कमी होगी तो स्वयं की जो ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। जैसे ऑक्सीजन पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका फार्मूला हो गया। हेलोजन आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और हाइड्रोजन
पेरोडाक्साइड, जिसको H2O और O2 बोलते हैं। तो हाइड्रोजन कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेता है कि हाइड्रोजन पेरोडाक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो H2O और O2 होता है। तो ये होते हैं, क्या नाम है, ऑक्सी अपचयन या ऑक्सी कारक के उदाहरण एग्जाम्पल हैं। चलिए ठीक है, तो आई होप इसको आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही पेपर में जो लिखा है सेम टू सेम एक एक क्वेश्चन बारीकी से यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पर लाया गया है, बताया गया है और यहाँ पर लिख दिया था, पीपीटी बन जाता है कि इससे ज़्यादा ना आपको मेहनत करनी पड़े और हम जल्दी जल्दी बता दें कि आगे ज़्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, चलिए जैसे हाँ क्या हो जान लीजिए, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब नुकसान होता है, यहाँ पे नुकसान, इसमें ऑक्सीजन का नुकसान होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, योग होता है यानी जुड़ता है। वहां पर हाइड्रोजन अलग हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर इस बात को आप याद रखिएगा। वीडियो को ना समझ में तो एक बार पुनः रिवर्स करके फिर देखिए, मजा आएगा। ठीक है, अब थोड़ा धैर्य बना के साथ में हमारी बातों को सुनिए और एकांत में बैठ करके सब कुछ हटा करके तब आप वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा धैर्य पैसेंस बना के रखिए, नीचे समझ में आएगा। कुछ चीज़ें होती है एक दो बार देखेंगे बाद में ही समझ में आती है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल समझ में आएगा और बने रहिए हमारे साथ। अब हम इसके जो थ्योरी वाले सेक्शन है वो पूरे हो चुके हैं। अब इनके जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, क्वेश्चन हैं, वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे। और अगला जो हमारा जो टॉपिक है अम्ल क्षार लवण, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहें, नोट्स अपना बनाते रहें और एक शायरी के साथ में हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि किसी से ऐसे बंधो, किसी से ऐसे बंधो कि सबसे आजाद हो जाओ, किसी से ऐसे बंधो कि सबसे फिर आजाद हो जाओ। तो जी हाँ, सही सुना आपने कि आप इसको ऐसे बंधो, पढ़ाई में ऐसे बंधो कि आप फिर सबसे आजाद हो जाओ। मतलब एक बार सफलता मिल जाए, जो मन मार पे उसको कीजिए आप। ठीक है, तो एक बार सफल होने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि किताबों से मोहब्बत हो जाए, किताबों से मोहब्बत हो जाए फिर इंसान से शिकायत, किताबों से मोहब्बत हो जाए फिर इंसान से शिकायत अपने आप कम हो जाती है। फिर से दोहरा दूं, किताबों से मोहब्बत हो जाए, किताबों से मोहब्बत हो जाए तो इंसानों से शिकायत अपने आप दूर हो जाती है। चलिए आइए इन्हीं के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत।